नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक नए आईपीओ रिव्यू में। आज हम ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड के आईपीओ का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जो एक प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स आपने शायद अपने किचन, अपने बाथरूम या फिर घर के अलग अलग हिस्सों में जरूर देखे होंगे, चाहे वो उनके अपने ब्रांड ऑल टाइम के नेम से हो या फिर किसी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के नेम से। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आईपीओ को आपकी रडार पर होना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ डिटेल्स। दोस्तों, ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड का आईपीओ 400.6 करोड़ रुपीस का इशू है, जिसमें 280 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 120.6 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ये आईपीओ 11 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 260 से 275 रुपीस पर शेयर है। लॉट साइज है 54 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लोअर प्राइस बैंड पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,040 रुपीस, 54 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 260 रुपीस, और अपर प्राइस बैंड होगा 14,850 रुपीस का इन्वेस्टमेंट, 54 शेयर्स इनटू 275 रुपीस। फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का उपयोग कंपनी मुख्य रूप से 3 चीजों के लिए करेगी। 143 करोड़ रुपीस कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स का पार्ट या फिर पूरा हिस्सा चुकाने में लगाएगी। 113.71 करोड़ रुपीस मानिकपुर फैसिलिटी में इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने और इंस्टॉल करने के लिए, और वेयरहाउस में ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम ASRS लगाने के लिए खर्च करेगी। बाकी का पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। चलिए बिजनेस ओवरव्यू पे चलते हैं। तो अब आपको आईपीओ डिटेल्स तो समझ आ ही गई होंगी, राइट? चलिए अब कंपनी, उसके बिजनेस और करंट इंडस्ट्री लैंडस्केप के बारे में समझते हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इनके प्रोडक्ट्स प्रेप टाइम, कंटेनर्स, ऑर्गेनाइजेशन, हैंगर्स, मील टाइम, क्लीनिंग टाइम, बाथ टाइम और जूनियर जैसी 8 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी मुख्यतः व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां वो बड़े ग्लोबल रिटेलर्स जैसे कि आइकिया, अस्डा, मिशेल्स और टेस्को के लिए उनके ब्रांड नेम के अंडर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा इनके अपने प्रोप्राइटरी ब्रांड ऑल टाइम के प्रोडक्ट्स भी हैं, जो ये सीधे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें ना, तो इंडियन कंज्यूमर वेयर मार्केट का साइज मार्च 31, 2024 को 27,360 करोड़ रुपीस था। टेक्नोपैक रिपोर्ट के अनुसार इस मार्केट की 2030 तक 49,870 करोड़ रुपीस तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें 10.7% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR दिखता है। प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर सेगमेंट इस बड़े मार्केट का एक हिस्सा है, जिसके 11.6% के CAGR से 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2030 के बीच बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद इसका साइज 17,920 करोड़ रुपीस हो जाएगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का बोलबाला बढ़ रहा है, जो 31 मार्च 2025 तक इंडिया के कंज्यूमर वेयर मार्केट का 54% हिस्सा था और 2030 तक 60% होने का अनुमान है। कंपनी की पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स इंडिया से प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली 2 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दमन, सिलवासा और गुजरात में हैं। कंपनी ने फिस्कल 2025 में 29 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन है? कमेंट करिए आप। तो चलिए कंपनी की कुछ मुख्य ताकतों पर एक नजर डाल ली जाए। पहला, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दमन, सिलवासा और मानिकपुर में हैं, जो वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्रियल जोन्स में हैं, और पोर्ट्स नावा, शेवा, हजीरा एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास हैं। इससे एक्सपोर्ट्स और रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट में काफी सुविधा होती है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है। उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ऑल इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम्स का उपयोग होता है, जिससे प्रोडक्शन में एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों मेंटेन रहती है। मार्च 31, 2025 तक उनके 140 मशीन्स में से 99 मशीन्स ऑल इलेक्ट्रिकल थे। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है वाइड एंड ग्रोइंग प्रोडक्ट रेंज विद इन हाउस डिजाइन टीम्स। जी हाँ, 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 8 कैटेगरीज में 1848 SKUs थे। कंपनी के पास इन हाउस प्रोडक्ट और मोल्ड डिजाइन टीम भी है। इससे वो कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड डिजाइन्स बना पाते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम भी कम होता है। फिस्कल 2025 में उन्होंने 598 नए SKUs लॉन्च किए थे। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स विद ग्लोबल
पैन इंडियन रिटेलर्स। जी हाँ, कंपनी के पास आइकिया, आजडा, मिशेल्स और टेस्को जैसे ग्लोबल रिटेलर्स के साथ सालों पुराने रिश्ते हैं। फॉर एग्जांपल, आइकिया के साथ उनका 27 साल से पुराना रिश्ता है और इस पार्टनरशिप के थ्रू वो आइकिया के 464 से ज्यादा स्टोर्स को 58 देशों में प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। ऐसे लंबे रिश्ते उनके बिजनेस की स्थिरता का प्रमाण है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कमिटमेंट टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जी हाँ, कंपनी पर्यावरण के प्रति काफी जिम्मेदार है। उन्होंने लैंडफिल फ्री पॉलिसी अपना रखी है। कंपनी क्लेम करती है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 100% एनर्जी न्यूट्रल हैं, जिसमें वो सोलर पैनल्स और रिन्यूएबल सोर्सेज का उपयोग करते हैं। फिस्कल 2025 में उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स का 27.21% रिसाइकल्ड मटेरियल्स से लिया। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिस्कल 2023 से 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 443.49 करोड़ रुपीस से बढ़कर 558.17 करोड़ हो गया, जो कि 12.19% का CAGR है। उनका पैट इस दौरान 28.27 करोड़ से बढ़कर 47.29 करोड़ हो गया है, जो कि 29.34% का CAGR है। फिस्कल 2025 में उनका ROE 19.01% था, जो कि B2B प्लेयर्स में सबसे हाईएस्ट था। रेवेन्यू, EBITDA, ROCE और पैट के दौरान में इनके नंबर्स B2B प्लेयर्स में सेकंड हाईएस्ट थे। आगे बढ़ रहे हैं हम वीकनेसेस या रिस्क्स की ओर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हर बिजनेस की तरह ऑल टाइम प्लास्टिक्स के भी कुछ रिस्क्स और चैलेंजेस होंगे। चलिए उन पर एक नजर डाल ली जाए। सबसे पहला, हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। सो फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू उनके टॉप 4 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिस्कल 2025 में उनका 59.29% रेवेन्यू उनके सबसे बड़े कस्टमर से आया था और टॉप 4 कस्टमर से 78.42% रेवेन्यू आया। तो अगर इनमें से कोई भी कस्टमर, स्पेशली इनका टॉप कस्टमर, अपना बिजनेस उनसे बंद कर दे, तो इसका उनके बिजनेस, उनके फाइनेंशियल कंडीशन और तो और कैश फ्लो पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन अ फ्यू सप्लायर्स। वेल, रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल्स के लिए कंपनी कुछ ही सप्लायर्स पर निर्भर है। अच्छा प्राइस लेने के लिए वो बड़े वॉल्यूम्स में कुछ ही सप्लायर्स से परचेज करते हैं। फिस्कल 2025 में उन्होंने अपने टॉप 10 सप्लायर्स से 73.24% से ज्यादा का रॉ मटेरियल खरीदा है। तो अगर कोई मेजर सप्लायर उन्हें मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दे, तो इससे उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशंस इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। सो रॉ मटेरियल्स, स्पेशली प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की कीमत में तेजी से बदलाव उनके बिजनेस पर बुरा असर डाल सकते हैं। जी हाँ, रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्पेशली प्लास्टिक, काफी इफेक्ट होते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस जैसे कि रिसेशन और वॉर से। सो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन कंपनी के लिए कॉस्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल बना देता है, जो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। ये प्राइस वॉलेटिलिटी एक मेजर रिस्क है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। नेक्स्ट है कस्टमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो आजकल लोग प्लास्टिक से दूर जा रहे हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो अगर ये ट्रेंड बढ़ता है तो इससे कंपनी के प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है। हालांकि इस रिस्क को कम करने के लिए कंपनी बैम्बू प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड मार्केट डायनेमिक्स। तो कंपनी एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रही है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स दोनों से कंपटीशन है, जो मार्केट शेयर को मेंटेन करना मुश्किल बना देते हैं। वेल, कॉम्पिटिटर्स जो ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन एफिशिएंसीज रखते हैं ना, वो कंपनी को प्राइसेस कम करने पर मजबूर कर सकते हैं, जो इन टर्न इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। ऊपर से कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि बैम्बू, ग्लास और सेरेमिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स और हेल्थ रीजंस। अगर कंपनी इन ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं कर पाती है या फिर इफेक्टिवली कॉम्पीट नहीं कर पाती है, तो डेफिनेटली इनका नेगेटिव इंपैक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन पर हो सकता है। नेक्स्ट है लीगल केसेस अगेंस्ट कंपनी। जी हाँ, कंपनी अभी कई लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स में शामिल है, जो कि अलग अलग कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज के सामने पेंडिंग हैं। इन केसेस का आउटकम कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेशंस और रेपुटेशन पर काफी इंपैक्ट डाल सकता है, अगर ये केसेस कंपनी के फेवर में नहीं होते हैं तो। नेक्स्ट है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। सो कंपनी का 70.68% रेवेन्यू फिस्कल 2025 में सिर्फ उनके टॉप 2 प्रोडक्ट्स प्रेप टाइम और कंटेनर्स से आया है। फिस्कल 2024 और 2023 में ये 73.64% और 64.35% ऑफ रेवेन्यू था। सो अगर इन प्रोडक्ट सेगमेंट्स से रेवेन्यू गिरता है तो इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है उनके बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन और ओवरऑल ऑपरेशंस पर। नेक्स्ट रिस्क है व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस। जी हाँ, कंपनी का मेन बिजनेस व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें वो ग्लोबल रिटेलर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इन एग्रीमेंट्स में क्लॉजेस होते हैं जो कि कंपनी को अपने ब्रांड
ऑल टाइम के अंडर सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने से रोक सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिविटी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कंपनी की स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करती है। तो जैसे जैसे व्हाइट लेबल बिजनेस बढ़ेगा, ये रेस्ट्रिक्शंस ग्रोथ और इनोवेशन पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अगर कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का ब्रीच किया तो लीगल डिस्प्यूट्स और रेपुटेशनल डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। जी हाँ, कंपनी की रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन रुपीज है, लेकिन बिजनेस का काफी हिस्सा फॉरेन करेंसी में होता है। फॉरेन करेंसी रिस्क्स मेनली फॉरेन रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से अराइज करते हैं। कंपनी का फिस्कल 2025 का एक्सपोर्ट्स 85.66% था, जिसमें 58.18% यूरोपियन यूनियन में, 15.81% यूके में और 11.16% यूएस में था। कंपनी करेंसी फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए हेजिंग करती है, इसलिए इसने अभी तक ज्यादातर फ्लक्चुएशंस को मैनेज किया है। नेट फॉरेन एक्सचेंज गेन या फिर लास्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में 1% से भी कम था। लेकिन यह हमेशा सफिशिएंट नहीं होती। आरबीआई पॉलिसीज भी चेंज हो सकती हैं, जो कि हेजिंग कैपेबिलिटीज को इफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस से लॉसेस होते हैं तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। अब हम देखते हैं कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कहां पर खड़ी हुई है। दोस्तों, हमने कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि आरएचपी में दिए गए डेटा का इस्तेमाल किया है, जिसमें शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड और सेलो वर्ल्ड लिमिटेड को पीयर्स के रूप में बताया गया है। रेवेन्यू के मामले में कंपनी की 558.17 करोड़ रुपीस अपने पीयर शैली 786.8 करोड़ से पीछे है और सेलो वर्ल्ड की 2136.39 करोड़ से तो काफी छोटा है। सेलो वर्ल्ड का रेवेन्यू इसके बिजनेस मॉडल की वजह से बहुत बड़ा है, जो कि B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर पर ज्यादा ध्यान देता है। रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में कंपनी ने 8.84% से सेलो वर्ल्ड की 6.81% से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन शैली इंजीनियरिंग की 22.2% से कम है। शैली की ग्रोथ हाई ग्रोथ रेट उसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स जैसे कि हेल्थ केयर, लाइटिंग और ऑटोमोटिव के कारण है। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में कंपनी की 47.29 करोड़ रुपीस अपने B2B पीयर शैली की 93.12 करोड़ रुपीस से पीछे है और सेलो वर्ल्ड की 364.57 करोड़ रुपीस से बहुत छोटा है। पैट ग्रोथ के मामले में ऑल टाइम प्लास्टिक्स ने 5.59% के साथ सेलो वर्ल्ड की 2.35% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, लेकिन शैली की 62.54% से काफी कम है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स का EBITDA मार्जिन 18.16% है, जो कि उसके पीयर शैली की 22.38% और सेलो वर्ल्ड की 23.87% से कम है। मतलब कंपनी की कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर प्रेशर है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ऑल टाइम प्लास्टिक्स ने 8.46% का पैट मार्जिन अचीव किया है, पर ये दोनों लिस्टेड पीयर्स से पीछे है। शैली ने 11.8% और सेलो वर्ल्ड ने 16.72% के बेहतर मार्जिन अचीव किए हैं। नाउ ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में ऑल टाइम प्लास्टिक्स की 19.01% इन तीनों में सबसे आगे है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, पर इनके कंपैरेटिवली छोटे इक्विटी भी इसका एक रीजन है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में ऑल टाइम प्लास्टिक्स की 16.99% अपने पीयर्स से थोड़ा पीछे है। सेलो वर्ल्ड और शैली अपने टोटल कैपिटल को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को, जो कि इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले होता है, जिसको EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल इक्विटी और टोटल बोरिंग्स से कैश और कैश इक्विवेलेंट्स और बैंक बैलेंसेस, जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना। सो ऑल टाइम प्लास्टिक्स का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 है, जो कि शैली के 0.3 और सेलो वर्ल्ड के -0.04 से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए डेट पर ज्यादा डिपेंड किया है। नाउ आईपीओ से आने वाले फंड्स इस रेशियो को सुधारने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के मामले में ऑल टाइम प्लास्टिक्स का 7.61 सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेंट्री को जल्दी बेचकर कैश जनरेट कर रही है, जो कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स को अपने कस्टमर्स से पैसा कलेक्ट करने में 57 डेज लगते हैं। इसके पीयर्स शैली को 80 डेज और सेलो वर्ल्ड को 112 डेज लगते हैं। सो ये ऑल टाइम प्लास्टिक्स का बेहतर क्रेडिट और कलेक्शन प्रोसेस को दर्शाता है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स अपने सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करती है 39 दिन के एवरेज में, जबकि शैली 95 दिन लेती है। इसका मतलब है कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्ट्रांग है, या हो सकता है कि उनके सप्लायर्स के साथ क्रेडिट टर्म्स कम हो। कंपनी की पीई अपर प्राइस बैंड पे कैलकुलेट करते वक्त 32.17 है, जो कि उनके पीयर्स से कम है। तो आईपीओ की वैल्यूएशन पीई के अनुसार जस्टिफाइबल है।
है। पर याद रखना कि पीई रेशियो को सिर्फ एक फैक्टर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिस्क फैक्टर्स और मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखे बिना पूरा पर्सपेक्टिव नहीं दे सकता। ऑल टाइम प्लास्टिक्स अपने पियर्स शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स और सेलो वर्ल्ड से छोटा है, खासकर रेवेन्यू के मामले में, जबकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कुछ मामलों में जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर ये अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे है। इसके मार्जिन्स इबिडा और पैट उनसे कम है, क्योंकि इसका B2B फोकस्ड बिजनेस मॉडल है, जहां मार्जिन्स आमतौर पर B2C कंपनीज की तुलना में कम होते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑल टाइम प्लास्टिक्स एक मजबूत ऑपरेशनल बेस वाली कंपनी है, लेकिन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उसको और सुधार करना होगा। दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस पे आते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फिस्कल 2023 के 443.49 करोड़ रुपए से बढ़कर फिस्कल 24 में 512.85 करोड़ हो गया, जो कि 15.64% का ग्रोथ है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से आइकिया को सेल्स में 19.24% की वृद्धि और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम में 18.27% के इजाफे के कारण हुई थी। फिस्कल 2025 में रेवेन्यू फिर से बढ़कर 558.17 करोड़ रुपीस हो गया, जो कि 8.84% की ग्रोथ थी। ये ग्रोथ भी आइकिया के सेल्स में 6.91% की बढ़ोतरी के कारण हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड 10.43% से बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट में भी अच्छा बदलाव देखा। फिस्कल 2023 में 28.27 करोड़ से बढ़कर फिस्कल 24 में 44.79 करोड़ हो गया, जो कि 58.44% की जबरदस्त ग्रोथ थी। इसका एक बड़ा कारण रेवेन्यू ग्रोथ था और उसके अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और ट्रांसलेशन से मिला नेट गेन 2.7 करोड़ रुपीस था। फिस्कल 2025 में पैट 47.29 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन ग्रोथ रेट 5.59% ही रही। इसका मुख्य कारण फॉरेन करेंसी गेन में कमी था, जो कि फिस्कल 2024 के 2.76 करोड़ से फिस्कल 2025 में 0.4 करोड़ रुपीस हो गया। कैश फ्लोज की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो फिस्कल 2023 में 66.52 करोड़ था और फिस्कल 24 में बढ़कर 90.75 करोड़ हो गया, लेकिन फिस्कल 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम होकर 51.68 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स में बढ़ोतरी थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने पिछले 3 सालों में लगातार काफी पैसा खर्च किया है, जिसमें फिस्कल 2025 में सबसे ज्यादा 113.34 करोड़ था। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदने में लगा, जो कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जरूरी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने फिस्कल 2023 और फिस्कल 24 में नेट कैश आउटफ्लो देखा है, जो कि मुख्य रूप से बोरिंग्स का रीपेमेंट था, लेकिन फिस्कल 2025 में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट कैश जनरेटेड 59.35 करोड़ था, जो कि बोरिंग्स से आए नए फंड्स के कारण था। कंपनी का डेट फिस्कल 2023 में 171.74 करोड़ था, जो कि फिस्कल 24 में कम होकर 142.35 करोड़ हो गया, लेकिन फिस्कल 2025 में ये फिर से बढ़कर 218.51 करोड़ हो गया, जिसका कारण नए वर्किंग कैपिटल लोन्स और टर्म लोन्स थे, जो कि मानिकपुर फैसिलिटी के लिए गए थे। आईपीओ से आने वाले प्रोसीड्स में से 143 करोड़ रुपीस का उपयोग इस कर्ज को चुकाने में किया जाएगा, जिससे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सुधारने की उम्मीद है। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डेज फिस्कल 2023 में 69 दिन से कम होकर फिस्कल 24 में 57 दिन हो गया और फिर फिस्कल 25 में बढ़कर 74 डेज हो गया, जिसका कारण इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स का बढ़ना था। ये रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी बताता है। कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल डेज को फिस्कल 2023 के 35 से फिस्कल 24 के 34 दिन तक कम किया, लेकिन फिस्कल 25 में ये बढ़कर 57 दिन हो गया, जो कि सेल्स में वृद्धि के कारण था, जिससे कि रिसीवेबल्स भी बढ़े। ये दर्शाता है कि कंपनी अपने ग्राहकों से कितनी जल्दी उधार यानी कि क्रेडिट वसूल करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिस्कल 2023 में 7.13 से बढ़कर फिस्कल 24 में 9.85 हो गया। ये बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। फिर फिस्कल 2025 में ये थोड़ा कम होकर 7.61 हो गया। इसका मुख्य कारण इन्वेंट्री का रेवेन्यू के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ना था। अब बात करते हैं एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाहियत दी है। एटीपीएल की ग्लोबल पार्टनरशिप्स, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज को देखते हुए रिलायंस सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब करने की सलाहियत दी है। एटीपीएल की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए वेल पोजीशनड है। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अवॉइड रेटिंग दिया है ड्यू टू क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, 59% रेवेन्यू एक ही कस्टमर से और एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब करने की सलाहियत दी है। एटीपीएल की कंसिस्टेंट ग्रोथ, रीजनेबल वैल्यूएशंस और स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम ऑपरेशनल रेजिलियंस और कैपेसिटी एक्सपेंशन के बेसिस पर। ये
ये थे कुछ ब्रोकर और एनालिस्ट्स के रिकमेंडेशंस, बट प्लीज याद रखिएगा कि आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च करनी चाहिए. डू नॉट अप्लाई जस्ट बेस्ड ऑन एनालिस्ट रिकमेंडेशंस. अब चलते हैं कंक्लूजन पे. तो दोस्तों, ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, लेकिन कस्टमर और सप्लायर कंसंट्रेशन और हाई डेट लेवल्स जैसे रिस्क्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है. आईपीओ से आने वाला पैसा इन कर्जों को कम करने और एक्सपेंशन प्लान को फाइनेंस करने में मदद करेगा. एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है. इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी ना समझें. कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलती हूं आपसे अगले आईपीओ रिव्यू के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.